प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। पिछले लेक्चर में हमने लॉ ऑफ मास एक्शन को एक्सप्लेन किया था और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेट कांस्टेंट्स के बारे में पढ़ा था। यूनिट नंबर 4 के लेक्चर नंबर 6 में आज हमारा टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन रेट ऑफ रिएक्शन एंड रेट कांस्टेंट। यानी हम रेट ऑफ रिएक्शन और रेट कांस्टेंट के बारे में पढ़ चुके हैं, आज उनके बीच में हम डिफरेंस करेंगे। आइए इसको पहले समझते हैं और फिर इनके रेट ऑफ रिएक्शन और रेट कांस्टेंट को हम दोनों को डिफ्रेंशिएट करेंगे। पहले आप रेट ऑफ रिएक्शन को पुनः समझिए कि मान लीजिए कि दो रिएक्टेंट है ए और बी, वो किस में चेंज हो रहे हैं? प्रोडक्ट में चेंज हो रहे हैं। और ए की कंसंट्रेशन जो शुरू में कंसंट्रेशन है, मान लीजिए वो कंसंट्रेशन उसकी है x1 एट टाइम t1 पर। और जैसे जैसे अब रिएक्शन आगे बढ़ेगी, आपको पता है रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन घटती जाएगी, प्रोडक्ट की बढ़ती जाएगी। और मान लिया एट टाइम T2 टाइम पर उसकी कंसंट्रेशन घटकर वो x2 हो जाती है। तो इस प्रकार जो चेंज इन कंसंट्रेशन हुआ वो कितना हुआ? चेंज इन कंसंट्रेशन जो हुआ वो आपका हुआ फाइनल कंसंट्रेशन में से हम इनिशियल घटाते हैं, यानी x2 माइनस x1, ये चेंज इन कंसंट्रेशन। और जो चेंज इन टाइम हुआ, चेंज इन टाइम कितना हुआ, कितना टाइम लिया इस रिएक्शन को होने में? वो T2 माइनस T1। तो इस प्रकार आपको पता है रेट ऑफ रिएक्शन निकालने के लिए, यानी उस रिएक्शन की स्पीड निकालने के लिए आपको पता क्या करते हैं? रिएक्शन कोई दूरी तो तय करती नहीं, उसकी तो केवल रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन घटती है और प्रोडक्ट की बढ़ती है। तो जितना भी उसकी कंसंट्रेशन में चेंज आया है, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन जो जितनी भी घटी है, वही उस रिएक्शन की एक प्रकार से दूरी तय की गई है। तो चेंज इन कंसंट्रेशन यानी उसको अगर हम उसके द्वारा लिए गए टाइम से, टेकन टाइम से अगर हम डिवाइड करते हैं तो उस रिएक्शन की स्पीड निकल आती है, जिसे हम रेट ऑफ रिएक्शन कहते हैं। तो इस तरह रेट ऑफ रिएक्शन क्या हुआ? चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट और डिवाइड बाय टाइम टेकन, यानी टोटल टाइम से जब हम भाग कर देते हैं तो फिर वो किस हिसाब से निकल आता है? यूनिट टाइम। यूनिट टाइम का मतलब 1 सेकंड के हिसाब से या 1 मिनट के हिसाब से या 1 घंटे के हिसाब से, वो डिपेंड करता है कि रिएक्शन घंटों में कंप्लीट होती है या सेकंडों में कंप्लीट होती है या मिनटों में कंप्लीट होती है। तो इस प्रकार से हम रेट ऑफ रिएक्शन को किस प्रकार डिफाइन कर सकते हैं, जो हम पहले भी फर्स्ट लेक्चर में भी हम कर चुके हैं। रेट ऑफ रिएक्शन में भी डिफाइन एज चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम। ये हमारी डेफिनेशन थी रेट ऑफ रिएक्शन की। लेकिन आइए रेट ऑफ कांस्टेंट की डेफिनेशन भी हम पुनः रिवाइज कर लेते हैं। ये ही हमारा सबसे इन दोनों के बीच में इम्पोर्टेंट डिफरेंस होगा। आपने कल ही लॉ ऑफ मास एक्शन में पढ़ा था, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन के अनुसार आपने क्या पढ़ा था? अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन में आपने पढ़ा था कि किसी भी रिएक्शन का जो रेट है, रेट ऑफ रिएक्शन, वो हमेशा किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है? जो भी रिएक्टेंट होते हैं वो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पर डिपेंड करता है, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जैसे फॉर एग्जांपल देखिए, कोई दो रिएक्टेंट है ए एंड बी और वो प्रोडक्ट में चेंज हो रहे हैं, तो इस रिएक्शन का जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो किस पे डिपेंड करता है? वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल से जितने भी रिएक्टेंट है, जैसे इस रिएक्शन में दो रिएक्टेंट है ए और बी, दोनों की कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और फिर हम रेट ऑफ रिएक्शन को इक्वल प्रोपोर्शनलिटी सिंबल हटाकर इक्वल सिंबल लगाते हैं तो प्रोपोर्शनलिटी
कांस्टेंट आ जाता है। तो इस प्रकार से ये हमारा लॉ ऑफ मास एक्शन के अनुसार इक्वेशन थी। और ये के हमारा क्या था, रेट कांस्टेंट। और इस रेट कांस्टेंट को हमने कैसे डिफाइन किया था कि यदि इफ़ जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन अगर वो यूनिट ले लेते हैं, यूनिटी का मतलब 1 ले लेते हैं, दो सारे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को हम 1 ले लेते हैं, तो फिर हमारा रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाता है, रेट ऑफ रिएक्शन हमारा किसके इक्वल हो जाता है, ये 1 लेने के बाद तो वो रेट कांस्टेंट के, क्योंकि इनकी वैल्यू 1 पुट करने के बाद वो केवल के केवल। तो इस तरह से रेट कांस्टेंट को हमने क्या डिफाइन किया था, रेट ऑफ कांस्टेंट में बी डिफाइन एज रेट ऑफ रिएक्शन, यानी किसके इक्वल कह सकते हैं रेट कांस्टेंट को, रेट ऑफ रिएक्शन के इक्वल। कब, इफ़ कंसंट्रेशन ऑफ ऑल रिएक्टेंट क्या ले ली जाए, यूनिटी। ये डेफिनेशन थी। तो एक पहला डिफरेंस डेफिनेशन के बेस पे, आइए लिखते हैं दोनों पहले इस डिफरेंस को। पहला डिफरेंस हमारा होगा रेट ऑफ रिएक्शन की क्या डेफिनेशन थी, रेट ऑफ रिएक्शन इज द चेंज इन कंसंट्रेशन, ऑफ reactant or product per unit टाइम। ये हमारी रेट ऑफ रिएक्शन की डेफिनेशन होंगी। इसी प्रकार रेट ऑफ कांस्टेंट की क्या डेफिनेशन थी, रेट कांस्टेंट इज इक्वल टू रेट ऑफ रिएक्शन। रेट कांस्टेंट क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्शन के इक्वल होता है। कब, व्हेन concentration of all reactant is unity। क्या ले ली जाए, वो यूनिटी। यानी इसको दोबारा देख लीजिए, रेट ऑफ रिएक्शन के इक्वल हो जाता है रेट कांस्टेंट। कब, जब रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को हम कितना ले लें, यूनिट मीन 1 ले लें, तो फिर वो रेट कांस्टेंट रेट ऑफ रिएक्शन के बराबर हो जाता है। तो इस प्रकार पहला डिफरेंस वो आपका रेट ऑफ रिएक्शन और रेट कांस्टेंट के बीच डेफिनेशन को लेकर हुआ। दूसरा डिफरेंस देखिए, हमें इस बात का भी अच्छी तरह पता है कि रेट ऑफ रिएक्शन वो सीधा सीधा रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पर डिपेंड होता है। जैसे मैंने कहा था, एक एग्जाम्पल बताया था कि आप पेट्रोल लेते हैं और उसको आप जलाते हैं, जिससे वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलेगा और आपको पता है कार्बन डाइऑक्साइड या अदर गैसेस वो कुछ निकलेगी। तो पेट्रोल मान लिया आपने लिया 10 मोल पर लीटर के हिसाब से उसकी कंसंट्रेशन ले ली, और उसने इसकी जब जीरो कंसंट्रेशन हो गई, तो टाइम जैसे ये स्टार्ट था, जब जीरो टाइम था तब यानी 10 मोल, और जैसे ही 10 सेकंड हुई तो ये सारा का सारा जल गया, यानी पेट्रोल जीरो बच गया। तो इस प्रकार से यहाँ रेट ऑफ रिएक्शन क्या बनता है, वो डेफिनेशन के अनुसार रेट ऑफ रिएक्शन है चेंज इन कंसंट्रेशन। तो कितना चेंज आया, 10 मोल पर लीटर का चेंज आ गया, और टाइम भी कितना लगा, जो 10 सेकंड लगा। तो यहाँ रेट ऑफ रिएक्शन आया 1 मोल पर लीटर पर सेकेंड। लेकिन इफ़ इसकी टी टाइम 0 पर अगर कंसंट्रेशन पेट्रोल की 20 मोल पर लीटर होती, यानी उससे डबल होती, और फिर 10 ही सेकंड में अगर हम देखते हैं तो ये कहते हैं कि इसको जलाना शुरू करते हैं, तो क्या अब ये दुगना समय लेगा? बिल्कुल भी नहीं। आपने ये बहुत ही अपनी डेली लाइफ में देखा होगा जलते हुए कि दुगना लेने पर वो दुगना समय नहीं लेता, ज़्यादा होने पर उसमें शुरुआत से ही रिएक्शन यानी जलने की जो दर है, गति है, वो बहुत तेज़ होती है। तो पूरा का पूरा जलने में
वो मुश्किल से, जो पहले 10 मोल पर लीटर को जलने में 10 सेकंड लगा है, अब मुश्किल से मैक्सिमम 15 सेकंड लगेगा, या कहिए 10 से बढ़कर 12 सेकंड ही लगेगा। तो इस प्रकार से 15 सेकंड में मान लिया कि हमने वो जीरो हो गया। तो अब यहाँ जब रेट ऑफ रिएक्शन निकालते हैं तो वो हमारा कितना चेंज आया कंसंट्रेशन में, 20 मोल पर लीटर, और टाइम हुआ 15 सेकेंड, और इस तरह से ये अपना आ जाता है 4/3 मोल पर लीटर पर सेकेंड, यानी 1.33 मोल पर लीटर पर सेकेंड। देखिए इनिशियल कंसंट्रेशन हमने जब 10 मोल ली थी तब तो रेट आया, वही रिएक्शन है, सेम रिएक्शन है, सब कुछ सेम है, लेकिन कंसंट्रेशन शुरुआती हमने 10 मोल ली तो रेट आया 1, और जब दुगनी ले ली तो रेट भी क्या हो गया, जब अगर कंसंट्रेशन बढ़ी है तो रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या हो गया, बढ़ गया। तो इस प्रकार रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली सीधा किस पे डिपेंड करता है, कंसंट्रेशन, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पर। दूसरा, आप एक जनरल लाइफ में या डेली लाइफ में देखते हैं, जब ऑक्सीजन की कमी होती है तो जलने की दर कम हो जाती है, और जब ऑक्सीजन की फुल सप्लाई होती है तो कोई भी वस्तु के जलने की गति यानी तेज हो जाती है। तो इस प्रकार ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन पर जो जलने की एक रिएक्शन है उसकी स्पीड बढ़ जाती है, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाता है। तो इस प्रकार रेट ऑफ रिएक्शन सीधा सीधा किस पर डिपेंड करता है, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पर। लेकिन रेट कांस्टेंट हमेशा किसी भी एक रिएक्शन के लिए एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर हमेशा कांस्टेंट होता है। जैसा रेट कांस्टेंट, कांस्टेंट वर्ड से ही इसमें हमें दिखाई दे रहा है। तो दूसरा डिफरेंस जो हमारा हुआ वो हुआ द रेट ऑफ रिएक्शन, द रेट ऑफ रिएक्शन is always depend on molar concentration of reactant। लेकिन रेट कांस्टेंट क्या बताया हमने, द रेट कांस्टेंट, द रेट कांस्टेंट इज अ, क्या होता है, ऑलवेज कांस्टेंट, इज ऑलवेज कांस्टेंट फॉर ए पर्टिकुलर reaction, for a particular reaction at a constant temperature। ये बात हम रेट कांस्टेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स में भी पढ़ चुके हैं। यानी इसके अपोजिट हम ये लिख सकते हैं साथ में कि रेट कांस्टेंट है ना, वो रिएक्टेंट की इनिशियल कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता। यानी द रेट कांस्टेंट does not depend on initial concentration of reactant। तीसरा डिफरेंस हम बात करते हैं अब। तीसरा डिफरेंस देखिए बहुत ही सिंपल है। तीसरे डिफरेंस की हम बात करेंगे। तीसरा डिफरेंस को समझने के लिए आप इस समझिए कि रेट ऑफ रिएक्शन की जो यूनिट है वो हमेशा क्या बनती है। रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट हम कैलकुलेट कर चुके हैं, क्या होती है इसका फॉर्मूला, चेंज इन कंसंट्रेशन डिवाइड बाय टाइम। और कंसंट्रेशन की यूनिट क्या होती है, ऐसा यूनिट मोल पर लीटर, और टाइम की सेकेंड। तो इस प्रकार रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट ऑलवेज मोल पर लीटर पर सेकेंड, यानी मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स होती है। लेकिन रेट कांस्टेंट की जो यूनिट है वो उस रिएक्शन के ऑर्डर पर डिपेंड करती है। ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हम नेक्स्ट लेक्चर में अच्छी तरह समझेंगे। तो इस प्रकार से आप एक बार तीसरा डिफरेंस देखिए क्या कहा,
द यूनिट ऑफ rate of reaction is always mole लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। इसे बोलिए मोल पर लीटर पर सेकंड। लेकिन जो रेट कांस्टेंट की यूनिट बताई वो कोई फिक्स नहीं होती, वो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पर डिपेंड करती है। द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट डिपेंड ऑन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, तब आप रेट कांस्टेंट की यूनिट भी कैलकुलेट करना सीखेंगे। वो वहाँ पर आप देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में अलग अलग रिएक्शन के ऑर्डर के लिए रेट कांस्टेंट की यूनिट अलग अलग निकल कर आती है। तो ये मुख्य हमने 3 डिफरेंस हमने समझे, जिनका आप एक बार ये स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आइए नेक्स्ट टॉपिक करते हैं रेट लॉ एक्सप्रेशन। रेट लॉ एक्सप्रेशन। तो प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि हम पिछले लेक्चर्स में हमने लॉ ऑफ मास एक्शन पढ़ा था, लॉ ऑफ मास एक्शन, ये पूरा का पूरा जो लॉ था ये पूरा थ्योरेटिकल था। कैसे था थ्योरेटिकल? जैसे फॉर ए रिएक्शन ए बी दो रिएक्टेंट है, वो किस में चेंज हो रहे हैं? प्रोडक्ट में। तो रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके था? रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के प्रोडक्ट के, और साथ में जो उनका स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट था वो पावर में रेज किया गया था, और जो इक्वल करने के लिए हमने रेट कांस्टेंट लगाया था। ये हम इक्वेशन हमने कहाँ पढ़ी थी? अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन। यानी रेट ऑफ रिएक्शन, किसी भी रिएक्शन का रेट क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ directly proportional to product of concentration of a reactant and raised to power दिए stoichiometric coefficients। ये डेफिनेशन हमने लॉ ऑफ मास एक्शन की पढ़ी थी। अब इसमें थोड़ा सा सुधार है। सुधार ये है, कुछ रिएक्शन के मामले में ये प्रैक्टिकल करके देखा गया और प्रैक्टिकली ये ऑब्जर्व हुआ कि जो उनका एक बैलेंस रिएक्शन में स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट होता है वो न होकर कुछ और वैल्यू कंसंट्रेशन की पावर में रेज होती है। जैसे पहले मैं एक एग्जांपल N2O5 नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड गैस का लेता हूँ, जो डिसोसिएट होकर NO2 प्लस ऑक्सीजन में डिसोसिएट होती है। इस मामले में जब ये एक्सपेरिमेंट किया गया कि एक्चुअल में जब इसकी कंसंट्रेशन दुगनी करते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन भी दुगना हो जाता है, 2 गुणी करते हैं तो 2 गुना हो जाता है, 4 गुणी करते हैं तो 4 गुना हो जाता है। यानी सीधा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इसके। यानी रेट ऑफ रिएक्शन यहाँ इस रिएक्शन के मामले में डायरेक्टली N2O5 की कंसंट्रेशन के डायरेक्टली पावर में है। ठीक है। और जब इसको इक्वल करते हैं तो क्या लगा देते हैं? कांस्टेंट। तो यहाँ पर देखिए पावर में क्या आया? कंसंट्रेशन की पावर में 1, और स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट भी क्या है? 1। इसलिए ये रिएक्शन तो बिल्कुल लॉ ऑफ मास एक्शन के अनुसार है। लेकिन एक दूसरी रिएक्शन हम लेते हैं। दूसरी रिएक्शन आप देखिए, अमोनिया जो है वो डिसोसिएट करता है जब हीट करने पर, तो नाइट्रोजन गैस और हाइड्रोजन गैस में डिसोसिएट हो जाता है। और बैलेंस करने के पता चलता है कि यहाँ पर स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट 2 आएगा और यहाँ पर 3 आएगा।
अब ये अमोनिया की डिसोसिएशन होने की जो रिएक्शन है, इसका रेट ऑफ रिएक्शन अगर हम लिखें अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन, तो वो क्या आना चाहिए? अमोनिया की कंसंट्रेशन के पावर में कितना आना चाहिए? 2। लेकिन जब ये एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व किया गया तो इसकी कंसंट्रेशन चाहे 2 गुनी कर लो, चाहे 4 गुनी कर लो, चाहे 8 गुनी कर लो, तो भी रेट ऑफ रिएक्शन वही रहता है, यानी रिएक्शन की स्पीड पर कोई असर नहीं पड़ता। इसका मतलब ये हुआ ये अमोनिया के डिसोसिएशन की जो रिएक्शन है, इसके लिए रेट ऑफ रिएक्शन यानी रिएक्शन की स्पीड वो अमोनिया की कंसंट्रेशन पे डिपेंड ही नहीं करती, चाहे वो कम ले लें चाहे वो ज़्यादा ले लें, इसका मतलब डिपेंड नहीं करती। तो ये अमोनिया की कंसंट्रेशन की पावर कितनी होगी? 0 बनेगी, क्योंकि अगर पावर 1 होगी तो इसका मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, 2 गुनी होगी तो 2 गुनी, 4 गुनी होगी तो 4 गुनी। अगर ये पावर 2 है तो इसका मतलब ये भी अगर इसकी कंसंट्रेशन 2 गुनी कर दें तो 2 की पावर 2 होगी तो 4 गुनी होनी चाहिए रेट ऑफ रिएक्शन। अगर ये 3 कर दें, 3 गुनी कर दें अमोनिया की कंसंट्रेशन, तो 3 की पावर 2 यानी 9 गुना हो जाना चाहिए था रेट ऑफ रिएक्शन। लेकिन इस रिएक्शन के मामले में तो ये प्रैक्टिकली ऑब्जर्व किया गया कि रेट ऑफ रिएक्शन यहाँ पर हमेशा सेम रहती है, चाहे इसकी कंसंट्रेशन कितनी ही घटा लें कितनी ही बढ़ा लें। इसका मतलब यहाँ इस रेट ऑफ रिएक्शन इसकी कंसंट्रेशन पर डिपेंड ही नहीं करता। डिपेंड नहीं करता तो यहाँ पर इसकी पावर में क्या आएगा? 0। अब इसलिए 0 आएगा तो फिर ये लॉ ऑफ मास एक्शन के अनुसार तो ये बात फिट नहीं बैठी। इसी तरह एक एग्जांपल और लेते हैं, उसमें आप देखिए हाइड्रोजन और ब्रोमीन गैस की जब रिएक्शन करवाई गई तो हाइड्रोजन ब्रोमाइड बना बैलेंस करने पर ये। अब अगर हम देखें रेट ऑफ रिएक्शन यहाँ पर अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन के अनुसार तो क्या होना चाहिए था? हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन की पावर 1 और ब्रोमीन गैस की रिएक्शन की भी कंसंट्रेशन की पावर 1 होना चाहिए था। लेकिन जब एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व किया गया, अगर इसकी कंसंट्रेशन 2 गुनी कर देते हैं तो रिएक्शन का रेट भी 2 गुना हो जाता है, 3 गुनी कर देते तो 3 गुना, इसका मतलब सीधा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो इसकी पावर तो 1। ये एक्सपेरिमेंटली देखा गया। और ब्रोमीन की कंसंट्रेशन जब 2 गुनी करते हैं तो 2 गुनी नहीं होती, जब 3 गुनी करते हैं तो 3 गुना रिएक्शन का रेट नहीं बढ़ता, 4 गुनी करते हैं तो 4 गुना नहीं बढ़ता, बल्कि क्या होता है जब इसकी 4 गुना कंसंट्रेशन बढ़ाते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन 2 गुना होता है। इसका मतलब 4 गुना बढ़ाने पर 2 गुना बढ़ा, इसका मतलब 4 का √2। इसलिए यहाँ √2 का मतलब आप जानते हैं पावर कितनी? 1/2। तो इसलिए एक्सपेरिमेंटली जब ये करके देखा गया तो यहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन आता है हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन की पावर तो 1 और ब्रोमीन की कंसंट्रेशन की पावर 1/2। 1/2 का मतलब √2 का मतलब जब इसकी 4 गुना कंसंट्रेशन बढ़ाते हैं तब इस रिएक्शन की स्पीड यानी रेट ऑफ रिएक्शन 2 गुना ही बढ़ता है। तो यानी जब 9 गुना बढ़ाते हैं इसकी कंसंट्रेशन तो रेट ऑफ रिएक्शन 3 गुना बढ़ता है, 9 का √ यानी उसकी पावर हाफ। तो इसलिए ये जो पावर में जो कोफिशिएंट आए हैं वो जो बैलेंस करने वाले कोफिशिएंट थे 1 1, वो ना होकर कुछ और कोफिशिएंट आए हैं, उनसे डिफरेंट आए हैं। ये एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व किया गया। तो इसका मतलब बोलो, क्या हम एक थ्योरेटिकल बात को मान लें या एक्सपेरिमेंटली जो देखा गया है उस बात को बिल्कुल तसल्ली से यानी उसको हम महत्व दें? तो हमें प्रैक्टिकली जो ऑब्जर्व है उसको महत्व देना पड़ेगा। इसलिए लॉ ऑफ मास एक्शन में ये थोड़ा सा सुधार कर दिया गया। क्या सुधार किया कि उसमें ये सुधार कर दिया गया किसी भी रिएक्शन के लिए जो क्या है प्रोडक्ट में चेंज हो रही है, वहाँ पर अब हम रेट ऑफ रिएक्शन जो कहेंगे वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा? रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के प्रोडक्ट के तो प्रोपोर्शनल हो ही होगा, लेकिन उनकी जो पावर में है
वो स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट नहीं आएंगे, कुछ और वैल्यू आएगी, जो वैल्यू जैसे हमने यहाँ ले ली m एंड n, और ये वैल्यू प्रैक्टिकल करके ये पता लगाई जाएगी। और इक्वल तो वही फिर कांस्टेंट लगा देंगे, रिएक्टेंट की पावर 1, बी की कंसंट्रेशन की पावर n। ये बस थोड़ा सा डिफरेंस आया है। जो लॉ ऑफ मास एक्शन में ये पावर कौन सी आ रही थी कंसंट्रेशन की, जो भी उनके स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट थे। ठीक है, ये बहुत सारी रिएक्शन में ऐसा आता है, यही वैल्यू पावर में आती है, लेकिन बहुत सारी रिएक्शन में ये पावर वैल्यू जो ए और बी स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट की वो नहीं आती, उनसे कुछ डिफरेंट आती है जब प्रैक्टिकल करके देखा गया। इसलिए यहाँ पर हम वैल्यू ए और बी न लिखकर जो प्रैक्टिकली ऑब्जर्व करने के बाद ये वैल्यू आएगी वो वैल्यू इसमें हम लिख देते हैं। और फिर इस रिएक्शन जो ये इक्वेशन बन गई, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू के इंटू में रिएक्टेंट ए की कंसंट्रेशन की पावर m, बी की कंसंट्रेशन की पावर n। ये जो इक्वेशन है, अब इसको हम लॉ ऑफ मास एक्शन की इक्वेशन नहीं कहेंगे, इसको हम रेट लॉ एक्सप्रेशन कहेंगे या रेट लॉ इक्वेशन कहेंगे। और ये m और n की वैल्यू क्या है, ये प्रैक्टिकली डिटरमाइन की गई है, प्रैक्टिकली पता लगाया गया है। ये वैल्यू किसी रिएक्शन के लिए इसके स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट जो ए और बी है उसके बराबर भी हो सकती है और उससे डिफरेंट भी हो सकती है, जैसा अभी हमने ये एग्जाम्पल में लिया था। दोबारा देख लीजिए वो एग्जाम्पल। इसमें तो बिल्कुल जो प्रैक्टिकली देखा, ये जो आई वैल्यू और इसके स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट वो दोनों सेम है, लेकिन इस एग्जाम्पल में आपकी स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट तो 2 है, लेकिन जो प्रैक्टिकली पता लगाया तो कितनी आई, 0, तो यहाँ पर डिफरेंट है। तो इसलिए जो ये m और n की वैल्यू है वो a और b के बराबर भी हो सकती है। आइए इसको अब हम जो अच्छे ढंग से दोबारा इसको डिफाइन कर लेते हैं। क्या है रेट लॉ एक्सप्रेशन? व्हेन रेट ऑफ रिएक्शन इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। देखिए ये किसी एक रिएक्शन के लिए रेट ऑफ रिएक्शन किस फॉर्म में एक्सप्रेस की गई, किस फॉर्म में किस टर्म में एक्सप्रेस की गई, यानी एक्सप्रेस मतलब व्यक्त की गई, इक्वेशन इसकी बनाई गई, प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एंड रेज टू पावर। अब जो पावर रेज की गई है वो स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट नहीं की गई, रेज टू पावर एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व कंसंट्रेशन कोफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट। जो एक्सपेरिमेंटली जो ऑब्जर्व की गई है रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कोफिशिएंट वो पावर में रेज किया गया है, और इस इक्वेशन को इट इज़ कॉल्ड रेट लॉ एक्सप्रेशन या कहिए रेट लॉ इक्वेशन। तो इसको मैथमेटिकली देख लीजिए। माना लेट ये ए बी बी रिएक्शन किस में चेंज हो रहा है, प्रोडक्ट में। रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, ये इक्वल करेंगे तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट जिसको रेट कांस्टेंट लगाएंगे, ए की कंसंट्रेशन की पावर, हम लॉ ऑफ मास एक्शन में तो ए लिखते थे लेकिन यहाँ क्या लिखेंगे m, बी की कंसंट्रेशन की पावर लॉ ऑफ मास एक्शन में तो बी लिखते थे, यहाँ क्या लिखेंगे n। ये m और n क्यों लिखा, क्योंकि ये एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व की गई वैल्यू है, यानी यहाँ पर m n क्या है, वेयर m एंड n मे और मे नॉट बी इक्वल टू a एंड b। वो a और b के बराबर हो भी सकता है, नहीं भी। द वैल्यू ऑफ m एंड n आर डिटरमाइंड प्रैक्टिकली, ये m और n की वैल्यू प्रैक्टिकली डिटरमाइन की गई है, और दिस एक्सप्रेशन या दिस इक्वेशन इज कॉल्ड रेट लॉ एक्सप्रेशन। आशा है आपको ये समझ में आ गया होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये रेट लॉ एक्सप्रेशन, इसको अच्छी तरह से याद कर लीजिए। अब आइए हम करते हैं जो हमने लॉ ऑफ मास एक्शन और रेट लॉ एक्सप्रेशन में डिफरेंस देखते हैं। क्या डिफरेंस है? मोटे मोटे इसमें मेन 2 ही डिफरेंस है। पहला डिफरेंस तो ये है कि लॉ ऑफ मास एक्शन में यहाँ पर पावर जो मैं स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट लगाए थे और जो केवल थ्योरेटिकल थे, और प्रैक्टिकली जब पता लगाया गया तो ये वैल्यू कुछ आई, जैसे हमने यहाँ m एंड n लिखी। तो इसका मतलब जो लॉ ऑफ मास एक्शन था वो प्योरली थ्योरेटिकली कॉन्सेप्ट था और ये प्रैक्टिकली कॉन्सेप्ट है। तो पहला डिफरेंस तो यही हो गया,
लॉ ऑफ मास एक्शन इज ए थ्योरेटिकल कंसेप्ट और रेट लॉ जो एक्सप्रेशन इज ए प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट। और दूसरा जो डिफरेंस है, लॉ ऑफ मास एक्शन किसी भी एक बैलेंस रिएक्शन के लिए लिखा जाता है, लेकिन रेट लॉ जो है ये, इसमें रिएक्शन चाहे आपकी बैलेंस हो चाहे ना हो, इसमें तो प्रैक्टिकल करके ही देखा जाता है कि वैल्यू क्या आएगी। ठीक है, तो ये रेट लॉ एक्सप्रेशन के लिए बैलेंस होना कोई ज़रूरी नहीं है, उसमें तो बस ये देखा जाएगा कि कोई रिएक्शन जो अगर अलग अलग कई स्टेपों में होती है तो उसमें स्लोएस्ट स्टेप कौन सा है, और उस स्लोएस्ट स्टेप को प्रैक्टिकली देखा जाएगा कि कंसंट्रेशन अगर दुगनी करते हैं तो रिएक्शन 2 गुना हो जाता है या उसका डबल 4 गुना होता है, उस बेस पे उसकी पावर लिखी जाती है। तो मैं अब वो दोनों डिफरेंस लिखता हूँ। आइए, क्या क्या डिफरेंस है हमारे। डिफरेंस बिटवीन law of mass action, law of mass action and rate law एक्सप्रेशन, या कहिए रेट लॉ इक्वेशन, इन दोनों में हम डिफरेंस करते हैं। पहला डिफरेंस तो बताया कि लॉ ऑफ मास एक्शन क्या है, टोटली थ्योरेटिकल कंसेप्ट है। पहला डिफरेंस, लॉ ऑफ मास एक्शन इज ए theoretical concept and rate law expression is a practical कहिए या experimental कहिए, एक्सपेरिमेंटल कंसेप्ट। मेन डिफरेंस तो इसका यही है। दूसरा डिफरेंस ये है कि लॉ ऑफ मास एक्शन इज रिटन फॉर ए बैलेंस्ड chemical reaction, whereas जबकि रेट लॉ इज रिटन, वो कैसे लिखा जाता है, फॉर स्लोएस्ट स्टेप ऑफ ए रिएक्शन। देखिए ये दूसरा पॉइंट आप समझिए इसको अच्छी तरह से, दूसरे स्टेप्स को कि किस प्रकार। दूसरे स्टेप्स के लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे हमारा एग्जाम्पल है, एक हाइड्रोजन पेरोक्साइड है H2O2 और इसका हम डिसोसिएशन करते हैं आयोडीन की हेल्प से। अल्केलाइन मीडियम है, तो अल्केलाइन मीडियम में इसका हम डिसोसिएट करते हैं, तो ये किस में टूट जाता है, पानी और ऑक्सीजन में। और जब इसको हम बैलेंस करते हैं तो हमारा ये होता है। अब इसके लिए अगर हम रेट ऑफ रिएक्शन लिखूं मैं अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन के अनुसार लिखूं तो मुझे ये रिएक्शन बैलेंस करनी होगी, और मैं बैलेंस के लिए मैं लिखूंगा रेट कांस्टेंट, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन और उसकी पावर में जो उसका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है वो लिखूंगा।
ये तो मैंने लिखी अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन, लेकिन अगर अकॉर्डिंग टू रेट ला एक्सप्रेशन के अनुसार लिखूं तो मुझे पता है इसके लिए एक एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा, इसको एक्सपेरिमेंटली देखना पड़ेगा। और एक्सपेरिमेंटली जब हम पता लगाते हैं H2O2 का ये डिसोसिएशन है जो वो 3 स्टेप में होता है। पहला स्टेप तो क्या, जो आयोडीन आयन है वो इसको इस प्रकार तोड़ता है H2O प्लस आयोडीन ऑक्साइड आयन। दूसरा स्टेप फिर क्या होता है, जो ये आयोडीन ऑक्साइड आयन है फिर एक मॉलिक्यूल और को आगे फिर यही तोड़ता है H2O प्लस आयोडीन आयन वापस अलग हो जाता है O2। ठीक है, इस तरह से ये 2 स्टेप्स में होती है। तो अब इसमें जो इन 2 स्टेप्स में ये जो पहला स्टेप है ये स्लोएस्ट स्टेप है, ये दूसरे वाला स्टेप है तो बहुत फास्ट है और यानी समय तो यही लेता है, तो इसलिए रिएक्शन की जो स्पीड है वो इसी पर डिपेंड करती है स्लोएस्ट। तो स्लोएस्ट स्टेप को ही हम रेट डिटरमाइनिंग स्टेप बोलते हैं। तो इसलिए अगर मैं इस रिएक्शन के लिए अकॉर्डिंग टू रेट ला एक्सप्रेशन में रेट ऑफ रिएक्शन लिखना चाहूँ तो मुझे बैलेंस की कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे उसके स्टेप्स का पता होना चाहिए और उसमें स्लोएस्ट स्टेप ये है और स्लो स्टेप के हिसाब से ही रेट ऑफ रिएक्शन लिखी जाती है। रेट कांस्टेंट इनटू में H2O2 की कंसंट्रेशन और आयोडीन आयन की कंसंट्रेशन, ये इक्वेशन बनेगी अकॉर्डिंग टू रेट ला एक्सप्रेशन और ये बनी है अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन। तो इस प्रकार रेट अकॉर्डिंग टू रेट ला एक्सप्रेशन क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन वो स्लोएस्ट स्टेप के लिए लिखी जाती है और अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन उसको वो जो लिखी जाती है वो एक बैलेंस्ड इक्वेशन के लिए लिखी जाती है। यही था दूसरा डिफरेंस। लॉ ऑफ मास एक्शन इज रिटन फॉर ए बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन वेयर एज रेट लॉ इज रिटन फॉर स्लोएस्ट स्टेप ऑफ ए रिएक्शन। ये मुख्य 2 डिफरेंस इसमें हैं। मुझे आशा है कि आपने यहाँ तक अच्छी तरह ये समझ में आ गया होगा। और प्रिय विद्यार्थियों, किसी भी सब्जेक्ट को अच्छी तरह समझना है, उसमें अच्छे मार्क्स लेने हैं तो उसके 2 ही मेथड है। पहले उसके टॉपिक को, हर एक कंसेप्ट को बड़े ध्यान से समझिए और फिर उसको साथ के साथ उसके नोट्स बनाइए और फिर उसको लर्न करने के भी साथ के साथ कोशिश कीजिए। अगर आप ओनली लेक्चर को सुन लेते हैं और उसके नोट्स आप नहीं बनाते, उनको फिर रिवाइज नहीं करते, तो वो आपके लिए एक मान के चलिए कि हमें पूरी तरह से हम उसमें फिर सक्सेस नहीं पाते। तो इसलिए आप एक काम साथ के साथ करिए और अपने नोट्स ज़रूर बनाइए और साथ के साथ समय समय पर रिवीजन भी करिए। थैंक यू।